हेलो गाइस, आई एम मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। तो देखिए गाइस, जो हमारी एक सीरीज है आपका लीगल करंट अफेयर की, ठीक है, विद रिसेंट केस लॉज। ठीक है, अभी जो 2024 के केस लॉज है उनके साथ में आपको इनको रिलीवेंट करके करंट अफेयर को प्रोविजंस के साथ में पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ रहे हैं, प्लीज ऐसे ही अच्छे से उसको कंटिन्यू करें। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को पढ़े समझे, और उसको अगर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें। ठीक है, अगर आपको ये अच्छी लगती है सीरीज तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे कंटिन्यू। तो चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट करंट अफेयर से, जिसका आपका कौन सा सेक्शन है, 174A, किसका, आईपीसी का। ठीक है, ये क्यों चर्चा में है, इस पे क्या केस आया है, ये आपको पता होना चाहिए। जो ये सीरीज है ये फॉर पीटी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आप इसमें सभी जो भी मेन टॉपिक्स हैं उनके साथ में इन केस लॉज को मेंशन कर सकते हैं। साथ के साथ आपके ये नोट्स बिल्कुल रिसेंट केस लॉ के साथ में अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, अगर इसका अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो हम इसको जरूर कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से इसको रेस्पॉन्स देना होगा। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हम इसको हमारा क्या मेन प्रोसीजर है कि हम पहले सेक्शन देखते हैं कि किस सेक्शन अभी चर्चा में है, क्यों चर्चा में है, कि ये बात हेल्ड हुई है, ये बात किस केस में हेल्ड हुई है, वो ये कहते इस बात हेल्ड हुई है। ठीक है, और एक तरीके से कि अब इस सेक्शन का मतलब क्या है, इसका सेक्शन कहता क्या है। ठीक है, और जो नए एक्ट आए हैं आपके बीएनएस वगैरह, बीएनएसएस जो भी है यहाँ पर, उनसे भी हम उसको रिलेवेंट करके पढ़ाते हैं, जो मेन सेक्शन होता है। ठीक है, एक टॉपिक में एक क्लास में कई चीजों को एस्पेक्ट्स रखते हुए उनको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उनके साथ में उसको रिलेवेंट प्रोविजन बना रहे हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, चीजों को समझेंगे और अच्छे से इसको पढ़ाई करेंगे। ठीक है, 174F आईपीसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बहुत बिल्कुल अभी ये अपडेटेड केस है बिल्कुल। ठीक है, और इसी के साथ में सारे प्रोविजंस को हम मेंशन करते हुए पढ़ेंगे। देखिएगा, 174 है आईपीसी का। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मैटर में क्या कहा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, 2024 की मैटर है मेन, लेकिन 2024 के साथ साथ में मैं इस जो अगर कोई सेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, उसमें अभी नई रूलिंग आई है, उसके साथ में जो लीडिंग भी है ना, कोई लेटेस्ट लीडिंग रूलिंग भी है उसकी, हम उसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एक ही क्लास में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, लेकिन आपको थोड़ी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छे से इसको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, और अच्छे से देखिएगा क्या हेल्ड हुआ है यहाँ पर 174 अभी क्यों चर्चा में है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, ठीक है, इसमें हाई कोर्ट्स के भी हैं सभी स्टेट्स के और सुप्रीम कोर्ट के भी डिसीजन हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा, रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मैटर आया है आपका सुमित एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स का। ठीक है, इसमें हेल्ड किया है दैट कॉग्निजेंस ऑफ सेक्शन offense under section 174 of IPC can be taken by a court only based on a written complaint। किसके बेस पर किया जा सकता है, कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, संज्ञान लिया जा सकता है, किस पर, ऑन द मतलब सिर्फ बेस, ओनली बेस्ड ऑन आ रिटन कंप्लेंट of the court which had initiated proceeding at the police have no power to lodge FIR in such cases। ये क्या बात करता है, देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही प्रोवाइडेड है आपका। ये क्या कहता है आपका कि जो आईपीसी की धारा 174A है, अभी हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुमित वाले केस में क्या कहा है कि मामले में माना है कि आईपीसी की धारा 174A के तहत अपराध का संज्ञान केवल अदालत द्वारा लिया जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा लिया जा सकता है अपराध का संज्ञान, केवल अदालत द्वारा लिया जा सकता है। अदालत की लिखित शिकायत जिसने कार्यवाही शुरू की थी और पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करने की कोई शक्ति नहीं है, ऐसे मामले हैं। ठीक है, एक तरीके से यहाँ पर किसके पास पावर दी गई है कि 174A में क्या किया जा सकता है कि इन सबका अपराध कौन ले सकता है, अदालत इसका संज्ञान ले सकती है, इनके द्वारा लिया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई लिखित एक तरीके से वहां पर क्या की गई है कि अदालत की लिखित शिकायत जिसने कार्रवाई शुरू की थी, ठीक है, जो भी उसमें शुरुआत की गई थी। तो अगर हम बात करते हैं सुमित वाले केस में क्या हेल्ड हुआ था, सुमित वाले में यही बात बोली गई थी कि जो हमारा 174A का कोई भी मैटर आएगा, ठीक है, 174A का जो भी मैटर आएगा उसमें कौन संज्ञान ले सकता है, कॉग्निजेंस ले सकता है आपका, अदालत भी ले सकती है, कोर्ट भी ले सकती है। ठीक है, अब बात करेंगे जो ये 174A है ये किस बारे में बात करता है, बात तो यहाँ पे ये आती है ना, तो रिलेवेंट लीगल प्रोविजंस के साथ में हम पढ़ते हैं ना। तो देखिएगा, 174A जो इंट्रोड्यूस हुआ था हमारा 2005 में। ठीक है, कब हुआ था, 2005 में हुआ था। ठीक है, क्रिमिनलाइज द नॉन अपीयरेंस ऑफ द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर एट द स्पेसिफिक प्लेस एंड टाइम। ये बात करता है कि अगर किसी निर्दिष्ट स्थान और समय पर घोषित अपराधियों की गैर उपस्थिति को अपराध मानता है, कि अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है उसको बोला है कोर्ट ने कि आपको प्रेजेंट होना है, कोर्ट के सामने प्रेजेंट होना है। ठीक है, 2005 से आया था, लेकिन वो नहीं होता है तो वो एक अपराध की कैटेगरी में आता है। ठीक है, कैसे कि अगर कोई स्पेसिफिक टाइम और प्लेस आपको बताया गया था किसको, जो कोई आपका प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है वो बट प्रेजेंट नहीं होता है,
प्रेजेंट नहीं होता तो वो अपराध की कैटेगरी में आता है 174A में। कि क्या कहता है कि इट स्टेट्स दैट हूएवर फेल्स, अगर कोई फेल हो जाता है अपियर होने में एक स्पेसिफाइड प्लेस पे या एक स्पेसिफाइड टाइम में, जो भी रिक्वायर्ड किया गया था उस प्रोक्लेमेशन में पब्लिश की गई थी अंडर सेक्शन, कहाँ पर प्रोक्लेमेशन पब्लिश होती है तो हमारे सेक्शन के सीआरपीसी के सेक्शन 82 में होती है, ठीक है। एंड सीआरपीसी शैल बी पनिश विद, एक तरीके से क्या होगा वहां पर उसको पनिशमेंट मिलेगी किससे, विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ, ठीक है। और वेयर डिक्लेरेशन हैज बीन मेड अंडर सबसेक्शन 4, अगर सबसेक्शन 4 में की गई है तो सेक्शन को एक तरीके से क्या होगा, सेक्शन प्रोनाउंसिंग हिम एज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ही शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। देखो अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है उसको बोला गया है कोर्ट ने कि आपको इस समय पर इस टाइम पर प्लेस मतलब वहां पर प्रेजेंट होना है, बट वो होता नहीं है, अगर होता नहीं है तो उसको सजा मिलेगी। और इसमें क्या कहा गया, इसमें कौन संज्ञान ले सकता है, केवल मतलब वहां पर कौन संज्ञान ले सकता है तो कोर्ट का संज्ञान ले सकती है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के लिए, ठीक है। और उसकी सजा क्या है 174A में अगर हम बात करते हैं तो उसकी सजा यहाँ पर है, पहली बात अगर हम बात करते हैं वो अपीयर नहीं हो रहा है तो उसको सजा मिल सकती है 3 साल और विद फाइन। लेकिन अगर वो सबसेक्शन 4 पढ़ते हैं हम उसी का, सबसेक्शन 4 की अगर बात आती है तो उसमें और ज्यादा पनिशमेंट हो जाती है, जो इम्प्रिजनमेंट फिर फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 साल 7 years तक वो एक्सटेंड हो सकती है, प्लस फाइन भी हो जाएगा। यहाँ पर अगर फोर्स क्लोज की बात आती है तो 7 साल है प्लस फाइन हो जाएगा, लेकिन अगर नॉर्मली बात करते हैं तो हमारा 3 years और फाइन, प्लस नहीं है वहां पर और फाइन है, ठीक है। यह दोनों भी चीजें वहां पर हो सकती हैं, ठीक है। बातें क्लियर यहाँ तक। तो इस तरीके से यहाँ पर किसी के पास 174A में जो रिसेंट स्मिथ का मामला आया है उसमें क्या बोल दिया गया कि कोर्ट भी कोग्निजेंस, कोर्ट के पास पावर है कि वो कोग्निजेंस उसको ले सकती है, ठीक है, उस पर संज्ञान लिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। आगे देखेंगे हम, ठीक है। इसमें क्या हुआ था आपका, एक इसी से रिलेटेड एक पुराना केस है, ये लेटेस्ट नहीं है, 2015 का केस है ये, ठीक है। कब का, 2015 का है, कौन सा, मोती सिंह सिरकावर, ठीक है, सिरकावर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है, 2015 का केस है, जिसमें क्या बात बोली गई थी, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही मामला था। इसमें हेल्ड हुआ था कि जो ऑफेंस है ना 174A के अंतर्गत, ठीक है, जो आपका प्रोक्लेमेंट ऑफेंडर नहीं आता है स्पेसिफाइड टाइम में तो वो उसको क्या माना गया था कि वो नॉन कॉग्निजेबल है, बट कॉग्निजेबल तो मतलब नॉन कॉग्निजेबल है बट लेकिन बेलेबल है। कैसा है वो, नहीं आना उसका एक तरीके से, नहीं प्रेजेंट होना, नॉन कॉग्निजेबल है एंड बेलेबल है, ठीक है। बेल तो मिल सकती है लेकिन एक तरीके से क्या है वो आपका कॉग्निजेबल नहीं है, संज्ञा वो नहीं है कॉग्निजेबल, वो नॉन कॉग्निजेबल है वहां पर, और बेलेबल भी है, दोनों वाली बात यहाँ पर हेल्ड हुई थी। बातें क्लियर, गैर संज्ञा और एक तरीके से जमानती है, ठीक है। तो ये इस वाले केस में कहा गया था। अब हम बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो अब लीगल प्रोविजन है, अब हमारी जो नई आए हैं कोड, उनकी कौन सी धारा है, तो ये भारतीय न्याय संहिता की धारा है 207, जो इसी बारे में डील करती है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की प्रेजेंस के बारे में, ठीक है। सेक्शन आगे पीछे हुए हैं तो इसलिए हम इसको रिलेट करके देख सकते हैं। कौन सी धारा है यहाँ पर, धारा है आपका सेक्शन 207 है भारतीय न्याय संहिता 2023 की, ये इसी के बारे में बात करती है। आगे देखेंगे, नया सेक्शन आया आपका 353, ठीक है, 353 है, 353 ये नया केस है आपका, नए केस के साथ में पढ़ेंगे। हमारा 174A आईपीसी का हो गया, लेकिन ये दूसरी जो हमारा केस रहने वाला है वो हमारा किससे रिलेटेड है, सीआरपीसी के सेक्शन 353 से, ठीक है। 353 रिसेंटली बेंच, अब यहाँ पर 353 में क्या दिया हुआ है, जजमेंट दिया हुआ है, ठीक है, जजमेंट के बारे में बात करता है, उसके बारे में देखेंगे। रिसेंटली बेंच ऑफ जस्टिस एम एस कर्णिक उन्होंने एक ऑब्जर्वेंस दी है अपनी कि जो पिटिशनर है ना, अगर वो सफरिंग है किससे, कितनी परसेंटेज से, 83 फिजिकल डिसेबिलिटी, अगर कोई व्यक्ति 83% फिजिकल डिसेबल है तो क्या होगा, इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस, न्याय के हित को देखते हुए, दिस इज अ फिट केस, वो फिट केस है वेयर द जजमेंट कैन बी प्रोनाउंस बाय द ट्रायल कोर्ट by permitting the petitioner to present himself through video conferencing। मेन बात है आपकी ये वाली बात, बहुत अच्छा डिसीजन और अप्रिशिएट करने वाली बात है यहाँ पर, ठीक है। और 353 में हम जजमेंट पढ़ते हैं सीआरपीसी में कि जजमेंट दिया जाता है तो वहाँ पर जो भी जजमेंट सुनाया जाता है तो प्रेजेंट होना होता है वहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात क्या की गई है कि सेक्शन 350 में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है अभी कि अगर कोई व्यक्ति 83% फिजिकल डिसेबल व्यक्ति है, ठीक है, 83% अगर कोई डिसेबल है, वो कोर्ट में उसकी प्रेजेंस इतना आसान नहीं है लाना, और उसके लिए मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा वहां पर, और उसकी प्रेजेंस भी
जरूरी है एक तरीके से। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस यहाँ पर ये क्या माना जाएगा, अगर कोई 83% है ना फिजिकल डिसेबल, तो उसको आने की वहां पर जरूरत नहीं है, प्रेजेंट फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, वो प्रेजेंस दे सकता है अपना किसके थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, वहां पे परमिशन मिल जाएगी पिटिशनर को क्या करने के लिए, टू प्रेजेंट हिमसेल्फ थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्या किया जा सकता है, वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपका प्रेजेंस मानी जाएगी। बात समझ में आई आपका, ये ऐसी इंपॉर्टेंट बात कौन से केस में हेल्ड की गई है उसको हम डिस्कस करेंगे। बात समझ में आई, 353 से क्या बात की गई है यहाँ पर कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी आ सकता है। देखिएगा लिखा हुआ भी है कि हाल ही में न्यायमूर्ति जो है कार्निक, उनकी पीठ ने पाया है कि याचिकाकर्ता अगर 83 शारीरिक विकलांगता से पीड़ित है और न्याय के हित में है, यह उपयुक्त मामला होगा, वो एक फिट केस होगा कि जहां याचिकाकर्ता को अनुमति देकर ट्रायल को कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जा सकता है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी बात वो रख सकता है। ठीक है, उसकी प्रेजेंस कैसे सुनिश्चित कराई जा सकती है, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये वाली बात कहाँ किस केस में हेल्ड हुई है ये भी तो जानना जरूरी है ना, और कौन से कोर्ट का है ये, बॉम्बे हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है ये। तो ये जजमेंट अगर कौन सा केस का है, तो ये अश्वनी कुमार का केस है, अश्वनी कुमार शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर्स। ठीक है, बातें याद रहेगी आपको। 353 पर अभी लेटेस्ट केस कौन सा आया है, बॉम्बे हाई कोर्ट का 2024 का, तो आप याद रखेंगे क्या नाम है इसका, अश्वनी कुमार शर्मा। ठीक है, अश्वनी कुमार शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स इसका केस हो गया मेन। अब हम बात करेंगे, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि लीगल प्रोविजन 353 क्या बात करता है। ठीक है, तो लीगल प्रोविजन बात करता है आपका 353 की, टॉक्स अबाउट जजमेंट प्रोक्यूर्स फॉर प्रोनाउंसमेंट, जो न्याय हो वो निर्णय होता है जो, ठीक है, वो उसके बारे में बात करता है कि प्रोसीजर फॉर प्रोनाउंसमेंट क्या होगा, उसका प्रोसीजर प्रोनाउंसमेंट करने का, या डिलीवरी किस तरीके से होगी, विद ड्यूटी ऑफ एक्यूज टू अटेंड द प्रोनाउंसमेंट, और एक्यूज को भी क्या होता है, उसकी ड्यूटी है, वो ड्यूटी बाउंड है कि उसको प्रेजेंट होना होता है। उसी से रिलेटेड ये सारी बातें 353 में हम पढ़ते हैं। ठीक है, उसी चीज को अगर हम देखें कि आखिरकार ये वाली प्रोविजन अब हमारे नए एक्ट में यानी कि BNSS में कहाँ पर आती है, तो BNSS में हमारा 352 में आती है। कहाँ पर आती है, 392, कहाँ पर 392 में आती है। बातें क्लियर, आगे देखेंगे नेक्स्ट। यहाँ तक हो गया। 83% के बारे में बात की है उसने कि अगर कोई है तो डिसेबल, तो उसके थ्रू क्या हो सकता है आपका, उसके थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उसकी प्रेजेंस सुनिश्चित कराई जा सकती है। नेक्स्ट देखेंगे हम 3 नंबर पर, नेक्स्ट पॉइंट है आपका आर्टिकल 226 को लेकर के, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत केस आते हैं। 226 तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इस पे केस लॉस बहुत ज्यादा आते हैं। 226 की बात करते हैं, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में, किसका मैटर है, तो ये जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का और आपका मोबाइल पावर लिमिटेड एंड अनदर्स का केस था ये। ठीक है, इसमें हेल्ड हुआ था अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 226। हाई कोर्ट के पास, देखो पहली बात तो पता है एक तरीके से, अभी बताऊंगी, हाई कोर्ट मस्ट एक्सरसाइज डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक है, विद ग्रेट क्वेश्चन, जो मैं हाईलाइट कर रही हूं इसको समझाऊंगी अभी, एंड शुड एक्सरसाइज ओनली इन फर्दरेंस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, कहां पर, पब्लिक इंटरेस्ट, एंड नॉट मेरली ऑन द मेकिंग आउट ऑफ अ लीगल पॉइंट। ये 4-5 बातें हैं जो अब हमें डिस्कस करनी है इसके बारे में। देखिएगा क्या क्या बातें कही गई है, इसको देखेंगे कि ये 226 से रिलेटेड केस है आपका जयपुर विद्युत वितरण निगम का। इसमें देखो क्या बात की गई है कि ये कहता है कि जो 226 है ना हमारा, 226 में रिट की पावर ये होती है। 226 में क्या है, हाई कोर्ट के पास पावर है, वो रिट इश्यू कर सकता है फॉर किस चीज के लिए, अगर वॉयलेशन हो रहा है आपके फंडामेंटल राइट्स का, या फिर आपका एक तरीके से एनी अदर राइट्स भी आता है उसमें, फंडामेंटल राइट्स प्लस एनी अदर राइट्स, वहां पर किसी दोनों के लिए क्या हो सकता है आपका रिट इश्यू हो सकती है। अब इतना बड़ा क्षेत्राधिकार दे दिया है तो एक तरीके से एक्सरसाइज अब अगर आप करोगे तो ऐसी लापरवाही तो कोई करोगे नहीं, उसमें बहुत सोच समझ के करनी होगी आपको, और ऐसे एक तरीके से हर एंगल को देखना होगा। ठीक है, तो ये बात बोलिए कि डिस्क्रिशनरी पावर तो है, डिस्क्रिशनरी होती है उसकी इच्छा पर डिपेंडेंट। ठीक है, मैंडेटरी नहीं होता कि ऐसा करना या ऐसा नहीं करना। ठीक है, वो डिस्क्रिशनरी होता है कि उसको किस प्रकार कैसे यूज करनी है उस पावर को। ठीक है, तो डिस्क्रिशनरी पावर है विद ग्रेट क्वेश्चन, कैसे, ग्रेट क्वेश्चन के साथ में, एंड शुड एक्सरसाइज ओनली इन फर्दरेंस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। हमेशा हाईकोर्ट जब भी अपनी पावर का एक्सरसाइज करेगा तो वो कैसे करेगा कि बस उसमें क्या होना चाहिए, लोगों का भला होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में वो होनी चाहिए। ठीक है, एंड नॉट मेरली द मेकिंग आउट ऑफ अ लीगल पॉइंट, सिर्फ ये नहीं कि लीगल पॉइंट है इसी को डिसाइड कर, इसी के अकॉर्डिंग होनी है। नॉट मेरली का मतलब होता है केवल, देखो हो सकता है ये आधार, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आधार नहीं हो सकता, जहां मेरे वर्ड लिख जाए समझ लेना, केवल इस आधार पर नहीं हो सकता, ये एक आधार है बट केवल इसी आधार पर होना नहीं होगा। ठीक है, तो नॉट मेरली ऑन द मेकिंग आउट ऑफ अ लीगल पॉइंट्स। ठीक है, ये बात करता है कि सिर्फ इसी ग्राउंड्स पर नहीं होगा।
संविधान की धारा 226, ये जो भी मैंने बताई अभी हाल में इस वाले केस में कही गई थी एक तरीके से, ठीक है। तो जो मैंने बताया सारी यही बात कहता है कि विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए और इसका प्रयोग केवल सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए, न कि सिर्फ कानूनी मुद्दे के लिए। ये बात करेंगे 226 किसके बारे में बात करता है, मैंने अभी आपको बताया किसके बारे में बात करता है कि रिट इश्यू करने की पावर दी गई है वहां पर कि हाईकोर्ट रिट इश्यू कर सकता है, ठीक है। 5 रिट होती है हमारी, कौन कौन सी होती है उसका आप मुझे नाम कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिएगा जो 32 में पढ़ते हैं और हम यहाँ पे भी पढ़ते हैं, पुट्स पावर इन द हैंड्स ऑफ हाई कोर्ट टू इशू द रिट्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेंगे, 3 हमारे केस हो गए डिस्कस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 4 हमारा आएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। सारे ही मेन आपके एक्ट है, उनका हम एक एक केस उठा के आ रहे हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको ये सच में अच्छी लगेगी तो हम इसमें और भी इंप्रूवमेंट करेंगे और आगे इसको और बढ़ाएंगे, ठीक है। बट आप इसको अच्छे से अप्रिशिएट करिएगा, ठीक है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट सॉरी एग्रीमेंट, पहले बात करेंगे हम कंटीजेंट एग्रीमेंट। कहाँ पर आता है ये प्रोविजन, जैसे ही मैं कुछ पढ़ाऊँ ना आपको, कोई भी मैंने यहाँ पर प्रोविजन उठाया, अगर मैंने 174A पढ़ाया, 353A पढ़ाया, तो आपको वो पिक्चर बिल्कुल माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए कि हाँ ये बात वहाँ पर कही गई है, इसमें ये बात हेल्ड हुई है। आपको इतने अच्छे से प्रोविजन याद होने चाहिए, जैसे ही आप कुछ यहाँ पे देखो और पढ़ते हुए आपको वो चीज़ एकदम लिंक करनी चाहिए। जैसे आपका कंटीजेंट एग्रीमेंट लिखा है, देखो पेपर में भी क्या होता है, हर पेपर में क्या होता है, पेपर में भी आपका एक तरीके से पोर्शन डिवाइड होता है। कभी सीआरपीसी का क्वेश्चन आता है, पीटी जब आप करते हो, कभी आईपीसी का आता है, ऐसे भी पेपर आता है, एकदम शिफ्ट होता है इधर से इधर, इधर से इधर। तो आपको प्रैक्टिस भी ऐसे ही करनी चाहिए। अभी हमने सीआरपीसी आईपीसी पर पढ़ा, फिर हमने आर्टिकल पढ़ा, अब हम सीधा कॉन्ट्रैक्ट पर आ गए। एक तरीके से अपने माइंड को इस तरीके की हैबिट डालनी है कि स्विच करना है, पूरे लो में हमें स्विच करना है, भाई यहाँ पे फिर ये, इस तरीके से आपको प्रोविजन की बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कंटीजेंट एग्रीमेंट को लेकर के, ठीक है। कंटीजेंट एग्रीमेंट जैसे लिखा तो आपको पता होना चाहिए कौन सी, कम से कम ये तो पता ही होना चाहिए कि किस सेक्शन में ये प्रोविजन है और उसका प्रोविजन में मेन इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, क्या कहता है वो सेक्शन। इतनी आपकी तैयारी मजबूत होनी चाहिए। कंटीजेंट एग्रीमेंट की बात करेंगे, पटना हाईकोर्ट का ये मैटर है, कौन सा मैटर है, उर्मिला देवी, ठीक है। उर्मिला देवी वर्सेस उर्मिला देवी जैन, एक तरीके से ड्यू जैन बात करेंगे हम यहाँ पर, एंड अदर्स, अशोक कुमार एंड अदर्स का केस है यहाँ पर, देवी है, ठीक है। हैज हेल्ड दैट द एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 31 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बताया ना कि पता होना चाहिए कहाँ पर है, तो 31 में ये आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। आ सेल एग्रीमेंट विद अ कंटीजेंसी क्लोज कैन नॉट बी इनफोर्स अनलेस को हाईलाइट करेंगे, अनलेस द कंटीजेंसी इज फुलफिल्ड। ये क्या बात करता है, देखिएगा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, मैंने क्या बोला, जैसे आपके सामने कोई प्रोविजन आए, कोई शब्द आए, आपको उसका पता होना चाहिए। जैसे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की बात आती है, इसमें क्या होता है, कंटीजेंट मतलब होता है किसी घटना पर डिपेंड होने वाली बात, कि हाँ ये इस बात पर डिपेंड है, ठीक है, कंटीजेंसी है, ठीक है। तो एक तरीके से में होता है किसी चीज का होना या ना होने पर डिपेंड होता है, होने पे भी हो सकता है और नहीं होने पर भी हो सकता है। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट अगर होने पर है तो जब तक वो चीज हो नहीं जाती तब तक नहीं वो एनफोर्सेबल होता है एक तरीके से। अगर किसी चीज के ना होने पर है, या तो जब तक वो हो ना, या फिर वो इम्पॉसिबल ना हो जाए, तब तक वो चीज नहीं हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो यहाँ पर यही बात की गई है आपका। अगर हम बात करते हैं कि एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 31 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ सेल एग्रीमेंट विद अ कंटीजेंसी क्लोज कैन नॉट बी एनफोर्स नहीं हो सकता अगर क्या है आपका सेल एग्रीमेंट है, ठीक है, सेल एग्रीमेंट है, जब तक कि क्या ना हो जाए कंटीजेंसी क्लोज कैन नॉट बी एनफोर्स नहीं करा जा सकता, कब तक, अनलेस दैट कंटीजेंसी इज फुलफिल्ड, जब तक कि वो कंटीजेंसी जिस घटना पर, जिस कंडीशन पर वो डिपेंडेंट था, चाहे वो होने की हो चाहे ना होने की हो, क्योंकि कंटीजेंट एग्रीमेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट वो तभी होता है पूरा जब वो घटना जिसके लिए हमने कंडीशन लगाई थी वो पूरी हो जाती है, तब वो आपका कंटीजेंट का कंप्लीट, मतलब कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो भी होता है वो पूरा होता है। तो ये यही कहता है कि तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वो कंटीजेंसी जो फुलफिल ना हुई हो जिसकी आपने कंडीशन लगाई थी करने के लिए। बातें क्लियर, देखिएगा उर्मिला देवी के केस में ये बात हमने पढ़ ली है कि भारतीय अनुबंध 1872 की धारा 31 के प्रावधान के अनुसार एक आकस्मिकता खंड के साथ एक बिक्री समझौता तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि वह आकस्मिकता पूरी ना हो जाए, यानी कि जिस बात को लेकर के आपने कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट बनाया था जब तक वो पूरी नहीं हो जाती तब तक वो नहीं होगा। बात समझ में आई, बातें क्लियर यहाँ तक, आगे देखिए, इससे आगे देखेंगे। यहाँ तक पढ़ लिया हमने मेन प्रोविजन, अब हम इसका देखेंगे कि लीगल प्रोविजंस क्या है, जो भी मैंने बताया 31 है, ठीक है। कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है आपका, अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू, क्या, किसी काम को करने के लिए, अभी मैंने बात बोली ना आप लोगों को, नॉट टू डू, दोनों चीज हो सकती है, टू डू और नॉट टू डू, किसी काम को करना या किसी काम को ना करना, ठीक है।
टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कुछ भी, इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपनिंग। ठीक है, एक तरीके से कोई घटना अगर हो गई, घटना घटित होने के लिए लगाया था तो जैसे घटना घटित हुई उसमें हो जाएगा, घटना के घटित ना होने के लिए लगाया था तो जब तक वो घटना नहीं घटित होती है या फिर वो इम्पॉसिबल हो जाती है कि वो हो ही नहीं सकती है, तो तब वहां पर ये होता है। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। देखेंगे यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। मैं लेटेस्ट के साथ में जो मेन लीडिंग केस भी है ना, उस पॉइंट को लेकर के, मेन उस पॉइंट को लेकर के मैं वो भी आपको बता रही हूँ। ठीक है, चंदूलाल हरजीवंदस का केस है सीआईटी 1967 का, जिसमें बात बोली गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट है ना, चाहे वो आपके इंश्योरेंस के हो, चाहे वो आपके इंडेमनिटी के हो, वो सब हमारे कैसे कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो सारे हमारे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और इसमें हमारा पीटी का भी क्वेश्चन बनता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस का होता है वो कौन से उसमें आता है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट में आता है, तो वो हमारा कंटीजेंसी पर होता है, क्योंकि किसी इवेंट के होने या ना होने पर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, इसीलिए चाहे वो इंश्योरेंस हो या इंडेमनिटी हो, क्षतिपूर्ति भी तो किसी के होने या ना होने पर, किसी इवेंट के होने या ना होने पर ही डिपेंड होती है। चंदूलाल हरजीवन दास का केस था। बातें क्लियर यहां तक? आगे देखेंगे 32 जो है इसी से रिलेटेड करता है, हमारा 31 पढ़ लिया, 32 भी आईसीए का हमारा इसी से कुछ रिलेटेड प्रोविजन बात करता है। वो क्या बात करता है उसको देखेंगे। चीजों को पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि उसकी कोई चीज बचे ना, जिससे आपकी क्लियरिटी ना हो प्रोविजंस को लेकर के। एकदम एक पॉइंट को हर एंगल से पढ़ो कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल इतना अच्छे से क्लियर हो जाए, चाहे वो पीटी में आए, चाहे वो मेन्स में आए, इवन इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाए तो आप बिल्कुल अपनी बात को स्पष्ट रूप से वहां पर रख सके, इतना प्रोविजन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दिस सेक्शंस डील विद द एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कंटीजेंट किस पर? एक तरीके से ऑन इवेंट हैपनिंग 31 में तो होता है, फिर दूसरे 33 में बात आती है कि जो सेक्शन डील करता है एनफोर्समेंट पर, कौन से उस पर, अगर हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट में किसी इवेंट के हैपनिंग होने की कंडीशन लगाई थी, तो अगर इवेंट हैपन हो जाता है तो वो 32 में आ जाता है। बात है क्लियर कि एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन इन इवेंट हैपनिंग, इवेंट के हैपन होने पर। ठीक है, ये वाली बात आती है। अब हम बात देखेंगे इससे अलग आगे, जो ये स्टेट्स है दैट द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। कैसा इवेंट है वो? आपका अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है। हैपेंस कैन नॉट बी एनफोर्स बाय अ लॉ। देखिए, जब तक आप एनफोर्स नहीं करा सकते, कब तक नहीं करा सकते? अनलेस एंड अनटिल क्या ना हो जाए, unless and until that event has happened. If the event becomes impossible, such contracts become void. ये क्या बात करता है? मैंने बोला ना अभी कि इवेंट की किसी हैपनिंग की या नॉन हैपनिंग पर डिपेंड होता है। ठीक है, अगर किसी इवेंट के हैपन होने पर हुआ है कि वो इवेंट हैपन होगा, ठीक है, अगर सपोज करो तो तब तक क्या बात करता है ये कि किसी इवेंट के होने ना होने पर करता है कि अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है, अगर वो हैपन्स कैन नॉट बी एनफोर्स, उसको आप एनफोर्स नहीं करा सकते बाय लॉ के द्वारा, जब तक कि क्या ना हो जाए तब तक आप एनफोर्स नहीं करा सकते। इवेंट वाज हैपेंड, इफ एन इवेंट हैज हैपेंड, अगर मैंने किसी घटना के होने पर अपनी बात करने के लिए कही थी और वो इवेंट हैपन हो गया तो मैं उसको करने के लिए लायबल हूँ। अगर वो इवेंट हैपन नहीं हुआ तो फिर उसके लिए मैं लायबल नहीं हूँ, क्योंकि इवेंट ही नहीं हैपन हुआ करने के लिए। ठीक है, इफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, लेकिन अगर सपोज करो वो इवेंट हो ही नहीं सकता, जिसको करने के लिए बोला गया था वो इम्पॉसिबल हो गया, तो फिर वो कैसा हो जाएगा? वो वॉइड हो जाएगा। सच कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। वैसा कैसा कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? फिर वो आपका वॉइड माना जाएगा। बात है क्लियर? चलिएगा आगे देखेंगे इससे नेक्स्ट हम, इसमें कहा गया था कि यदि कोई अनिश्चित घटना घटित होती है तो आकस्मिक अनुबंध कुछ भी करने या ना करने के लिए कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि घटना घटित न हो जाए। क्या ना हो जाए? जब तक कि वो घटना घटित ना हो जाए। यदि घटना असंभव हो जाती है, देखो घटना नहीं घटी तो तब तक तो नहीं होगा, लेकिन असंभव भी हो गई तो पक्का है कि अब तो वो घटित हो ही नहीं सकती है वहां पर। ठीक है, तो यदि घटना असंभव हो जाती है या ऐसे अनुबंध शून्य हो जाते हैं अगर वो असंभव हो जाती है। अब एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी रहेगी बिटवीन टू फंडामेंटल राइट्स। इसमें हम पढ़ेंगे कंट्रोवर्सी है दो राइट्स के बीच में। ठीक है, तो वो कौन सी प्रिवेल करेगा किस पर, ये देखेंगे हम। इसको ध्यान से सुनेंगे, चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है वास्तव में। कुछ अलग पढ़ना, कुछ नया चीज सीखनी वास्तव में इंटरेस्टिंग है। थोड़ा टफ पड़ता है क्योंकि एकदम नई नई चीजें होती है, बट अगर आप इसको कैरी करेंगे, क्योंकि हर कोई नहीं कर सकता है, लेकिन जो कर रहा है वास्तव में वो कुछ नया करने की सोच रहा है अपने एग्जाम के लिए, और मार्क्स उन्हीं को मिलते हैं जो कुछ एग्जाम में नए करके आते हैं। अदरवाइज मेंस आंसर राइटिंग सभी करके आएंगे वहां पर। ठीक है, जो कुछ अलग तरीके से उसमें लिखेगा या कुछ अलग न्यू पॉइंट डालेगा तो लगेगा कि हाँ बच्चा उस पर मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो सिलेक्शन लेना है हमें। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी ऑफ बायोलॉजिकल पेरेंट्स।
राइट टू प्राइवेसी किसकी? बायोलॉजिकल पेरेंट्स की। ठीक है, इसमें हम देखेंगे क्या, रिसेंटली द कलकत्ता का मैटर है हाई कोर्ट का, फाबियन रिकलिंस एलियास रणबीर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस है, ये हमारा रिसेंट केस है। हैज हेल्ड दैट द राइट टू प्रिवेसी, राइट टू प्रिवेसी एकदम आपको याद आना चाहिए, जैसे मैं यहाँ पढ़ा हूँ एकदम आपको याद आना चाहिए कि ये कहाँ पर आता है, हमारे किस एक्ट में आता है, किस एक्ट के प्रोविजन में आता है, आपको वो पता भी होना चाहिए। तो राइट टू प्रिवेसी हम बात करेंगे आर्टिकल 21। ठीक है, डायरेक्टली नहीं है मेंशन, लेकिन इनडायरेक्टली विद बाय केस लॉज ये हमारा आया हुआ है वहां पर। ठीक है, फॉर ए बायोलॉजिकल पेरेंट्स वुड प्रिवेल, प्रिवेल होता है किसी के ऊपर, मतलब किसी और चीज का अप्लाई होना, प्रिवेल ओवर द राइट टू दिस चाइल्ड टू कंडक्ट अ रूट सर्च टू ट्रेस हिज ओरिजिन, कि ये कह रहे हैं कि बच्चे के अपने जन्म की, मतलब उसका जन्म कहाँ हुआ है, उसकी रूट कहाँ है, उसकी जड़ कहाँ है, जहाँ से उसका जन्म हुआ है, उसे अपने माता पिता को देखना, जानना है कि कौन थे उसके माता पिता, वो ज्यादा बड़ा अधिकार है या किसी की राइट टू प्रिवेसी ज्यादा है। तो यहाँ पर राइट टू प्रिवेसी को ज्यादा माना है कि राइट टू प्रिवेसी का जो है ना, जो बच्चे जिन मतलब माँ बाप के जो मतलब वो बच्चा था, ठीक है, उसका उन माँ बाप के जो है ना उनका राइट टू प्रिवेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या ना कि जो बच्चे का ये जानने का अधिकार है कि उसकी जड़ कहाँ से है, यानी उसके रूट क्या, उसके ओरिजिनल पैदाइश कहाँ से है, वो इतना ज्यादा जरूरी यहाँ पर नहीं है। इसलिए इन्होंने यह बात बोली गई थी कि जब जैविक माता पिता की गोपनीयता का अधिकार, हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या बोला है यहाँ पर, एक ये केस है आपका रणबीर का पश्चिम बंगाल का, कि यह माना गया कि जैविक माता पिता की निजता का अधिकार बच्चे की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए मूल खोज करने के अधिकार पर हावी होगा, प्रिवेल करेगा। ठीक है, कि अधिकार उसका भी है, बच्चे को भी तो जानना है कि ना मेरे ओरिजिनल माँ बाप कौन है, ठीक है, बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन है, वो भी जानना है, लेकिन फिर भी अब दूसरे की, जिन्होंने उस बच्चे को छोड़ा है या दिया है एक तरीके से, उसको क्या है आपका, उसका उनका अपना राइट टू प्रिवेसी भी तो है। द कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट सेक्शन 47, यहाँ पर 47 भी है जिन्होंने एक तरीके से एडॉप्शन दिया है। 47 में ये बात बोली गई है अडॉप्शन रेगुलेशन 2022 क्लियरली स्टिपुलेट्स दैट द राइट ऑफ एन अडॉप्टेड चाइल्ड शैल नो इन्फ्रिंज द राइट टू प्राइवेसी ऑफ द बायोलॉजिकल पेरेंट्स। न्यायालय ने भी यह माना था एक तरीके से क्या यहाँ पर, कि जो दत्तक ग्रहण का हमारा ये धारा है ना 47, इस पर रूप से निर्धारित करती है, क्या निर्धारित करती है कि गोद लिए गए बच्चे का अधिकार, जो गोद लिया गया बच्चा है, ठीक है, उनका अधिकार जैविक माता पिता की निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करेगा। ठीक है, एक तरीके से वो निजता के अधिकार को बनाए रखेगा, उसका अधिकार का वॉयलेशन आप नहीं करेंगे, बेशक उसको रूट की जानकारी करने की है अधिकार है, वो कर सकता है, बट लेकिन वहां नहीं कर सकता जहां पर राइट टू प्राइवेसी आपका हनन हो रहा होगा पेरेंट्स का, वहां पे नहीं कर सकता है। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज अ इंस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कहां पर आता है ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कौन सा अधिकार है हमारा, तो ये हमारा वो आर्टिकल कौन से उसमें आएगा, 21 में आएगा कॉन्स्टिट्यूशन के में, और ये हमारा इसी में आता है। ठीक है, ध्यान रहेंगे, ये बात मैंने अभी बताई थी, यहाँ पे लिखी हुई भी है, देख सकते हैं इसको। ओके, यहाँ तक बातें क्लियर हुई होगी, आगे देखेंगे हम इसका बहुत लीडिंग केस जो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि बहुत चर्चा में रहा है, बहुत बार क्वेश्चन बना है राइट टू प्राइवेसी को लेकर के। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी का लीडिंग केस माना जाता है ये। ठीक है, आपका केस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का ही केस है। अभी बोला गया था कि प्राइवेसी कॉन्स्टिट्यूट द फाउंडेशन ऑफ ऑल लिबर्टी, एक तरीके से क्या है कि गोपनीयता जो है ना सभी स्वतंत्रता की हमारी क्या है, नींव है, मेन एक तरीके से मेन चीज है, पॉइंट है, वो फाउंडेशन है सबकी। ठीक है, एक राइट टू प्राइवेसी बहुत बड़ा राइट है, इसका हनन किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए, ये सारी बात यहाँ पर आती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, आपके सारे 5 मेन केस लॉज विद डिफरेंट एक्ट्स के और उनके डिफरेंट प्रोविजंस के साथ में पढ़ लिया है। ठीक है, अगर ये आपको सच में अच्छी लग रही है सीरीज को, हम इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। प्लीज इसको अच्छे से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, थैंक यू सो मच।